हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब संधि विग्रह में स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण संधि विग्रह, जिसे संधि विच्छेद कहते हैं, वह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों के अर्थों को जानेंगे। संधि का अर्थ है मेल मिलना। विग्रह का अर्थ है अलग करना। अब संधि विग्रह का अर्थ जानते हैं। जब दो मिले हुए सार्थक शब्दों को, सार्थक मतलब वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, को अलग करके दो अलग अलग सार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है, तब उसे संधि विग्रह या संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब कि संधि विग्रह उसे कहेंगे जब दो अलग अलग मिले हुए सार्थक शब्द हो, उनको हम अलग अलग करें, तब वहां पर अलग अलग किए गए शब्दों का हम संधि विग्रह करते हैं। मतलब कि दो शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम संधि विग्रह करते हैं। ध्यान ये रखेंगे कि संधि विग्रह में जो शब्द अलग किए जाते हैं, उनके हम पहले शब्द के अंतिम अक्षर को और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को ध्यान में रख के संधि का निर्माण करते हैं। नोट: अलग किए गए दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, अर्थात उन शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए। मतलब कि कोई भी शब्द नहीं चलेगा, सब नहीं चलता है, तो वहां पे ऐसे शब्द होने चाहिए, दोनों शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए, अलग अलग अर्थ। उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्यालय। यहाँ पे देखेंगे तो दो अलग अलग शब्द मिलकर के इस नए शब्द को बनाए हैं। तो विद्यालय, जब दो मिले हुए सार्थक शब्द हैं इसमें, उनको अलग अलग करते हैं। पहला हुआ विद्या और दूसरा हुआ आलय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, तो यानी इस शब्द का भी अर्थ निकल गया ज्ञान, और आलय का अर्थ होता है घर। तो यहाँ पे हमने परिभाषा के अनुसार दो मिले हुए सार्थक शब्दों को अलग किया और दो अलग अलग सार्थक शब्द बना दिए। इस प्रक्रिया को ही हम संधि विग्रह या संधि विच्छेद के नाम से जानते हैं। अगला देखें, अगला शब्द है संसार। संसार, इसमें भी यह एक सार्थक शब्द है। इसमें दो सार्थक शब्द मिलकर के इसको बनाए हुए हैं। तो संसार का अर्थ होता है दुनिया। अब यहाँ पे कौन से शब्द मिले हैं? पहला शब्द है सम, जिसका अर्थ होता है समान, और दूसरा शब्द है सार, जिसका अर्थ होता है तत्व। तो जब सम और सार मिलते हैं, जिनके अपने अर्थ खुद के भी हैं, मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अपना ही अर्थ हो जाता है, तब उसे हम संधि विग्रह कहते हैं। तो यह संधि विग्रह हुआ। तीसरा है निडर। निडर में भी दो सार्थक शब्द हैं, अर्थपूर्ण शब्दों से बना है, दो अर्थपूर्ण शब्दों से। पहला है नीह। नीह का अर्थ होता है के बिना, और दूसरा शब्द है डर। डर का अर्थ होता है भय। तो नीह और डर, इन दोनों शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बना है निडर। तो जब दो सार्थक शब्दों, मिले हुए सार्थक शब्दों को अलग करते हैं, तो उसे हम संधि विग्रह कहते हैं। तो ये दो सार्थक शब्द मिले हुए हैं, इनको हमने अलग किया, तो यह हमारा संधि विग्रह कहलाया। अब जानते हैं कि संधि शब्द क्या होता है, क्योंकि अब महाराष्ट्र बोर्ड में केवल संधि विग्रह करने को नहीं कहता है, संधि शब्द बनाने के लिए भी कहता है। तो यहाँ पर ठीक उसका उल्टा जो ऊपर हमने पढ़ा, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को संधि शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये देखा
कि ये मिले हुए दो सार्थक मिले हुए शब्द हैं, यह संधि शब्द है। वही ये कह रहा है दो सार्थक शब्दों के मेल से, दो सार्थक शब्द हैं, इनके मेल से जो नया शब्द बनेगा वह संधि शब्द कहलाएगा। उदाहरण में देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। जैसे एक सार्थक शब्द है विद्या, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। दूसरा सार्थक शब्द है आलय, जिसका अर्थ होता है घर। अब ये दोनों अलग अलग सार्थक शब्द जब मिले तो एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किए, जिसे हम कहते हैं विद्यालय। और यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा संधि शब्द। यह क्या कहलाएगा? संधि विग्रह। विद्यालय का अर्थ होता है शिक्षा केंद्र, जहां पर शिक्षा दी जाती है। अगला उदाहरण देखें तो पहला शब्द है सम, जिसका अर्थ है समान। दूसरा शब्द है सार, जिसका अर्थ है तत्व। इन दोनों शब्दों ने मिल करके एक नए शब्द का निर्माण किया, जिसका अर्थ होता है संसार। यह संसार शब्द जो अलग अलग दो सार्थक शब्दों के मेल से बना, वह क्या कहलाएगा? संधि शब्द कहलाएगा। संसार का अर्थ है दुनिया। तीसरा उदाहरण देखते हैं। पहला शब्द है निह, जिसका अर्थ है के बिना। दूसरा शब्द है डर, जिसका अर्थ है भय। निह और डर ये दोनों सार्थक शब्द मिले एक नया शब्द बनाया, जिसे हम कहते हैं निडर। और यह निडर क्या कहलाएगा? संधि शब्द कहलाएगा। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे संधि शब्द कहते हैं। और दो मिले हुए सार्थक शब्दों को अलग अलग करके जो नए दो अलग अलग सार्थक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें संधि विग्रह कहते हैं। आइए और आगे हम चलते हैं। अब विग्रह का नियम। विग्रह चिन्ह। दोनों शब्दों के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह चिन्ह कहते हैं। इसे प्लस, हिंदी में धन जो है, इस चिन्ह से दिखाते हैं। यह विग्रह का चिन्ह है। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको यह चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? विग्रह का चिन्ह कहेंगे। कुछ विशेष बातें हैं जो कि जान लेना जरूरी है। संधि और समास में अंतर क्या होता है? संधि में पहले शब्द के अंत में पहले शब्द के अंतिम वर्ण जिसे आप कहते हैं अक्षर, क्या कहते हैं? अक्षर। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी अक्षर का मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण अक्षर से होता है, जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जैसे यह शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है आलय, तो यहाँ विद्या का पहला शब्द हुआ, इसका अंतिम अक्षर है या, और इसका दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ। ये दोनों मिल करके एक नए अक्षर का निर्माण किए, वह हुआ या। उसी तरह से यहाँ पे म और यहाँ पे स मिल करके एक नए शब्द का निर्माण किए, वह हुआ संसार। तो संधि में पहली चीज ध्यान में रखेंगे आप कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण को मतलब अक्षर का मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण अक्षर से होता है, जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। यानी इसमें अक्षरों का मेल होता है, लेकिन जिसका वह अक्षर रहता है वह सार्थक शब्द होता है। समास में आए तो समास में दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं। इसमें वर्ण से कुछ मतलब नहीं होता है। यहाँ पे वर्णों का बड़ा महत्व होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको कि उसका क्या मतलब होता है। लेकिन समास में वर्ण का कोई मतलब नहीं होता है। उदाहरण से और क्लियर करते हैं हम लोग। समास में जैसे विद्यालय है तो उसको हम लिखते हैं, जब विग्रह करते हैं तो विद्या का आलय। संधि में जब विद्यालय का हम संधि विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे विद्या प्लस आलय। यहाँ पर हमारा जो लेना देना है
इसी अंतिम अक्षर से है और बाकी किसी से नहीं होता है। समास में ऐसा नहीं होता। और कुछ विशेष बातें जो हमें ध्यान में रखनी है तो वह क्या है, नोट में देखते हैं हम लोग। संधि विग्रह करते समय पहले शब्द के अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के पहले अक्षर के आधार पर संधि के प्रकार का निर्णय करना चाहिए। मतलब जब आप डिसाइड करने लगे कि यह कौन सी संधि हुई तो वहां पर पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को देखेंगे तो अपने आप आपको संधि का प्रकार पता चल जाएगा। इसे भी जाने, क्या जाने, स्वर को। स्वर कौन कौन से माने गए हैं संधि के लिए, अ आ ये सब उसके चिन्ह है, ई उ ए ऐ ओ औ अंग और री। इसमें देखेंगे तो अह गायब है, वह स्वर में यहां संधि में नहीं गिना जाएगा। अब और कुछ विशेष बात, क से लेकर ज्ञ तक सभी वर्णों के अंत में, वर्ण मतलब जानते हैं आप अक्षर, अक्षरों के अंत में अ स्वर लगा रहता है, इसीलिए आ का कहीं चिन्ह नहीं बना, बाकी सबका चिन्ह बना हुआ, आ का चिन्ह नहीं बना। क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं सभी के अंत में अ स्वर लगा रहता है। जैसे आप कहते हैं क तो आप बोलते हैं क तो अंतिम में अ आता है, तो इसे क को हम संधि विग्रह में लिखेंगे क धन अ। जैसे कहते प मतलब प धन अ। तो इस तरह से सभी अक्षरों में क से लेकर ज्ञ तक जिन पर कोई मात्रा नहीं लगी है, स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जो उनमें अ स्वर छिपा रहता है उनके अंत में। स्वर और कहाँ कहाँ होगा, आइए 12 खड़ी में जाने। 12 खड़ी वही कक्का किक्की कुक्कू में क का मतलब होगा जहाँ क लिखा रहेगा प्लस के पहले या प्लस के बाद उसे हम जानेंगे क प्लस अ, क धन अ। कब के नीचे क्या लगा, हलंत लगा हुआ है। हलंत जिस अक्षर के नीचे लग जाता है वह अक्षर आधा हो जाता है। इसी तरह से का मतलब, अब इसमें आ की मात्रा छिपी होगी, क धन आ। अगर प्लस के पहले का आया है तो इसका मतलब होगा कि हमें प्लस के पहले, धन के पहले क्या दिखाई पड़ना चाहिए, आ। क्यों? क्योंकि जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो क धन आ होता है। उसी तरह की मतलब क धन ई, तो प्लस के पहले क्या आ गया, ई। अगर प्लस के बाद हम करेंगे कि अगर की लिखा है प्लस के बाद तो कौन सा अक्षर प्लस के बाद पहले, ठीक प्लस के धन के बाद पहले आएगा, धन के बाद सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, वो आएगा क। इसी तरह से की मत जहां पे लिखा होगा तो हम मान के चलेंगे क धन ई। इसी तरह से कू मतलब क धन उ, कु। ये सब कहाँ पे मानेंगे आप, धन जहां पे होगा उसके ठीक पहले या बाद में। इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ये सब अगर आप नहीं जानेंगे तो आप माफ कीजिए संधि कभी नहीं समझे। कु मतलब क धन उ, के मतलब क धन ए। कै को हम यह मान के चलेंगे क प्लस अ लिखा है, कै लिखा है तो इसको मानेंगे कि यह क्या लिखा है, क प्लस अ। यह अक्षर कहाँ पे देखने होंगे हमें, ये अक्षर हमें धन के पहले, विग्रह चिन्ह के पहले और बाद वाले अक्षरों में देखने होंगे, यानी धन के ठीक पहले और बाद में। जैसे अगर यह धन का चिन्ह है, धन के चिन्ह के पहले का आया है और धन के बाद आया है कु, तो हम मान के चलेंगे कि यह हुआ क धन और यह हुआ क धन उ। इस तरह से यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, क के पहले ये अक्षर हमें दिखाई पड़ेंगे, एक अ और एक क। अपना जो
विग्रह का चिन्ह है वह यह है, उसके पहले अक्षर हमें दिख रहा है जो कि स्वर है, और क दिख रहा है हलंत लगा जो कि व्यंजन होगी। तो ध्यान रखेंगे इसे आप सभी कि क के पहले और बाद के अक्षरों में कौन सा स्वर छिपा है, कौन सी मात्रा लगी है, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह से को मतलब क धन ओ, कौ क धन औ, कंग क धन अंग, क्री क धन री, यह आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो हुए कि स्वर कहाँ पे होंगे, कैसे हम स्वर का पता लगाएंगे। अब व्यंजन, व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5 वर्ग दिख रहे होंगे व्यंजन में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 1 2 3 4 5, इनको वर्गों के नाम से जानते हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। और ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5 लिखे हैं, यानी इन वर्गों में हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। और उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ग है और अक्षर क्रमांक कौन सा है, क वर्ग का कौन सा अक्षर। जैसे हमने कहा क वर्ग का तीसरा अक्षर मतलब ग, च वर्ग का पहला अक्षर मतलब च, ट वर्ग का चौथा अक्षर मतलब ड़, त वर्ग का दूसरा अक्षर ध, प वर्ग का पांचवा अक्षर अर्थात म। तो इस तरह से अक्षर क्रमांक हुए और ये आपके 5 वर्ग हुए। जब इनके अक्षर क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी हैं, क से लेकर ज्ञ तक के जितने भी हैं, उनके नीचे हलंत आएगा, तब वहां पर आप जानिए कि व्यंजन संधि होगी। तो तब उन्हें आप व्यंजन मानिएगा। अगर धन के पहले, विग्रह चिन्ह के पहले ये अक्षर आए हैं जो जिनके नीचे हलंत लगा है, या धन के बाद विग्रह चिन्ह के बाद ये अक्षर आए हैं, तो वो व्यंजन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आया है यहाँ पे धन के पहले आया है, मान लिया द, और धन के बाद आया है क। तो द पे तो आधा अक्षर है ही, वो हम जान रहे हैं कि वो क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। और धन के बाद जो क अक्षर है, क का मतलब क्या होगा हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, क प्लस अ। अब विग्रह चिन्ह के पहले कौन सा अक्षर है, द पे हलंत लगा है। विग्रह चिन्ह के बाद कौन सा अक्षर है, क पे भी हलंत लगा हुआ है। ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विग्रह के पहले वाला अक्षर, विग्रह के बाद वाला अक्षर, बाकी से हमें संधि में कुछ भी लेना देना नहीं है। यह बात सभी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इनको ध्यान में रखना है कि यह आपका वर्ग का क्रमांक हुआ और ये वर्ग हुए। इनके नीचे अगर अक्षरों के हलंत लगे हैं तब वे व्यंजन कहे जाएंगे, अगर हलंत नहीं है तो वे स्वर हैं। क्यों? क्योंकि क का मतलब होता क धन आ। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है अनुस्वार। अनुस्वार जो हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है। अब देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि 5वां अक्षर है। हर वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह तो हमारा कि स्वर किसे हम मानेंगे, संधियों में व्यंजन किसे हम मानेंगे। अब इसके बाद आता है तीसरा हमारा है विसर्ग। विसर्ग मतलब अह, जो अ ई में था, अंग के बाद अह था। आप अगर खोजेंगे तो स्वर में मैंने नहीं लिखा था, तो वो विसर्ग में आता है। तो जहाँ पर यह आपको मिलेगा प्लस के पहले, तो वहाँ पे आप जानेंगे। प्लस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस का मतलब मेरा विग्रह चिन्ह। विग्रह चिन्ह के पहले अगर यह आया है तो वहाँ पे विसर्ग होगा। अब हम लोग चलते हैं संधि के प्रकार में।
संधि के 3 भेद होते हैं, या सभी जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले आज हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे और स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि, जब विग्रह चिन्ह, जिसे आप किससे दिखाते, धन से, प्लस से, के दोनों तरफ स्वर हो। स्वर क्या है? अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ, अंग और री, ये सभी स्वर होते हैं। उनके और इसके अलावा विग्रह चिन्ह के पहले अगर पूरा क, पूरा ख, यानी उसमें जो है आपका ये आधा अक्षर नहीं मिला है, हलंत नहीं लगा है, तो स्वर में आएंगे। जैसे अगर विग्रह चिन्ह के पहले क लिखा है तो इसे हम स्वर मानेंगे। क्यों? क्योंकि क का मतलब होता है क धन अ। तो विग्रह चिन्ह के पहले यह आपको क्या मिला? अ मिला। तो ध्यान रखिएगा, जब विग्रह चिन्ह के दोनों तरफ अर्थात धन के दोनों तरफ स्वर हो तब वहां पे स्वर संधि, स्वर धन स्वर बराबर स्वर संधि, हम इस तरह से पहचानेंगे। अब हम लोग स्वर संधि के का परिचय लेंगे पूरा उदाहरण के द्वारा। पहला नियम, यह ध्यान में रखिएगा, संधियां उच्चारण पर निर्भर करती हैं। आप जैसा उच्चारण करेंगे, मतलब जैसा उसे बोलेंगे, उसी तरह से संधि बनेगी। अगर आप सही ढंग से बोलेंगे तो वहां पे सही संधि बनेगी, नहीं तो आपका संधि भेद गलत हो जाएगा। तो बोलते समय जब आप बोलेंगे तो आप एक जगह बीच में रुकेंगे, जहां पे रुकेंगे वहीं पर विग्रह का चिन्ह डाल देंगे। जहां पर आप रुक रहे हैं, रुकते समय जहां विग्रह चिन्ह के पहले अगर आ आया है तब उसकी जगह पे हमें अ प्लस आ करना है। देखते हैं उदाहरण से और क्लियर होगा। जैसे लिखा है ज्ञानार्जन, 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 हम कहाँ पे रुक रहे हैं? हम यहाँ पे रुक रहे हैं, बराबर। और यहाँ पर जो आ दिख रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आ की मात्रा लगी हुई है न में, तो इसकी जगह पे हम अ प्लस अ करेंगे, यानी इसके पहले वाला जो अक्षर है वह कौन सा है? मात्रा के पहले वाला वह है न। न पे हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? अ की मात्रा। अ की मात्रा मतलब कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, तो हमने लिख दिया ज्ञान। उसके बाद वह कहता है कि धन का चिन्ह, विग्रह का चिन्ह लिखो, हमने लिख दिया विग्रह का चिन्ह। उसके बाद वह कहता है अ लिखो, हमने लिखा अ। उसके बाद नियम है, जो बचा हुआ अक्षर है उसको लिख दो। बचा क्या है? ये बचा हुआ है। फिर से समझिए, पढ़ते समय जहां पर आप रुकते हैं वहां पे आ की मात्रा लगी रहेगी। जैसे हम इसको पढ़ते हैं ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन, तो यहाँ पे रुक रहे हैं हम ज्ञाना, वहां पे आ की मात्रा लगी है। उसका यह कहना है जिस अक्षर पर आ की मात्रा लगी है उस पर हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, मतलब अ की मात्रा लगाएंगे। हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, हमने सीधा लिख दिया ना। क्लियर है? तो यह हुआ हमारा यहाँ पे न। अब इसके बाद वह कहता है कि धन का, विग्रह का चिन्ह लगा, विग्रह का चिन्ह लगाया। फिर कहता अ लिखो, अ लिखा। बाद में कहता है जो बाकी बचा हुआ शब्द है वह लिख दो, हमने वह लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे विग्रह चिन्ह के ठीक पहले न है, उसको हमने अंडरलाइन किया। विग्रह के पहले अ है, उसको अंडरलाइन किया। अब देखते हैं कि यह संधि कौन सी है। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में हम यह पढ़ रहे हैं, अगर विग्रह के ठीक पहले न आया, विग्रह के ठीक पहले स्वर आया, विग्रह के ठीक पहले स्वर आया, दोनों तरफ मतलब स्वर आया है तो स्वर संधि होगी। विग्रह के ठीक पहले न आया है और न को हम क्या लिखते हैं? न धन अ, न के नीचे हलंत लगाया प्लस अ लिखा।
और उसके बाद विग्रह चिन्ह आ गया आपका, और उसके बाद विग्रह चिन्ह के ठीक बाद वाला अक्षर लिया हुआ अ हुआ। अब यह विग्रह चिन्ह के ठीक पहले दिख रहा होगा अ क्या है, स्वर है। विग्रह के ठीक बाद है अ क्या है, स्वर है। विग्रह के ठीक पहले अ स्वर है, विग्रह के ठीक बाद अ स्वर है। इस तरह यहाँ पे स्वर संधि है। क्यों? विग्रह चिन्ह के दोनों तरफ स्वर आए हुए हैं। अब आगे दूसरा उदाहरण, स्वार्थी, 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 स्वा अलग जा रहा है, रथी अलग जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा फिर नियम वही लागू होता है कि जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय जहाँ पर हम रुक रहे हैं, अगर वहाँ पे आ की मात्रा है तो हम उस अक्षर पे जिस पे आ की मात्रा लगी है उस पे हम अ की मात्रा लगाएंगे। कहने का मतलब कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर वा पे आ की मात्रा लगी, हम पढ़ते समय यहीं पर रुक भी रहे थे, स्वार्थी, बराबर है। तो यहाँ पे रुक रहे थे, इस कारण इस पर कोई मात्रा नहीं लगाया, स्व लिख दिया। अब कहता है नियम कि विग्रह का चिन्ह, हमने विग्रह का चिन्ह लिखा। अब कहता है कि अ लिखो, हमने अ लिख दिया, अ लिख दिया। अब उसके बाद में जो बचा हुआ था हमने उसको लिख दिया। तो ये बना स्वधन अर्थी। विग्रह के पहले व है, विग्रह के बाद अ है। व का मतलब व प्लस अ, विग्रह के बाद अ ही है। तो विग्रह के पहले हमें मिला अ स्वर है, विग्रह के बाद अ है स्वर है, और नियम के अनुसार आ की जगह अ और अ हुआ। इस तरह यहाँ पे स्वर संधिया है। देहांत में जाएंगे तो देहांत, देहांत दो भाग हो रहे हैं, हा पे हम रुक रहे हैं तो उस पर इसके नियम के अनुसार जिस पर हम रुके वहाँ कोई मात्रा नहीं, वैसे लिख दिया। उसके बाद विग्रह का चिन्ह लगाया, फिर उसके बाद हम अ से शुरुआत करेंगे। अ लिखा, लेकिन यहाँ पर डॉट लगा हुआ था तो इसलिए हमने अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा दी, बाद में बचा हुआ लिख दिया। विग्रह के पहले ह है, विग्रह के बाद अन है। यहाँ पे ह मतलब ह धन अ, तो यह अ स्वर है, अन स्वर है, दोनों तरफ स्वर है, इसलिए स्वर संधि हुआ। और आगे बढ़ते हैं। अगर पढ़ते समय हम आ पर रुकते हैं तो वहां पर जो जिस अक्षर पर आ की मात्रा लगी है उस पर हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, मतलब अ की मात्रा लगाएंगे। फिर धन लिखेंगे, विग्रह का चिन्ह लिखेंगे और उसके बाद आ लिखकर बचा हुआ शब्द लिखेंगे। जैसे परमात्मा, तो यहाँ पे परमात्मा, 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 हम यहाँ पे रुक रहे हैं तो आ की मात्रा हमें यहाँ पे मिली। अब जिस पर आ की मात्रा लगी है नियम के अनुसार हम उस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, हमने लिख दिया परम। उसके बाद विग्रह चिन्ह लिखा, फिर हमने इसको लिख दिया, आ गया। अब बचा हुआ जो था उसको लिख दिया। अब विग्रह के पहले म आया, म का मतलब होता म धन अ, और यहाँ पे आ है। विग्रह के पहले अ स्वर है, विग्रह के बाद आ स्वर है, इसलिए स्वर संधि। आप सोच रहे होंगे कि कहीं पे आ की जगह पर सर ने अधन अ किया और कहीं पे आ की जगह पे सर ने अधन आ किया, तो आ का जो निर्माण है वो इसी तरह से होता है। आ की जगह पर अधन अ बराबर भी आ होगा और अधन आ बराबर भी आ होगा, आधन अ बराबर भी आ होगा और आधन आ बराबर भी आ होगा। चार तरह से आ बनता है। जैसे आपके घर पे जाने के चार रास्ते हो सकते हैं, वैसे ही आ के बनने के चार रास्ते हैं कि दो बार अ मिले या एक बार अ और आ मिले, फिर एक बार आ यहाँ पे हो जाए, अ यहाँ पे हो जाए, या दोनों तरफ आ हो जाए, तभी भी बनेगा आ। इसी तरह से इसी कड़ी में अगला है हिमालय, 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 हिमालय। आप देख रहे हैं मैं माँ पे रुक रहा हूँ, यहाँ पे आ की मात्रा नियम के अनुसार
लगी हुई है। जहाँ पे आ की मात्रा तो पहले जिस अक्षर पे है उस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी, तो हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, लिख दिया हिम। उसके बाद नियम के अनुसार विग्रह चिन्ह लिखा, उसके बाद आ लिखा और उसके बाद जो बचा हुआ भाग था वह लिख दिया। इस तरह से यहाँ पे म है, म का मतलब म धन अ, उसके बाद विग्रह का चिन्ह है और उसके बाद है आ। विग्रह के पहले अ स्वर है, विग्रह के बाद आ स्वर है, दोनों तरफ स्वर है, इसलिए स्वर संधि। तीसरा देखें एकाद, एक आध, एक धन आध। तो यहाँ पे हम देखें दो भाग हुआ, एका एकाद, यहाँ पे का पे आ की मात्रा हमारी हमें मिल गई, तो हम इसको लिखेंगे, इस पर कोई मात्रा नहीं, तो एक लिखा और धन लिखा, विग्रह का चिन्ह, फिर आ यहाँ से उठाया और बचा हुआ लिखा। का मतलब का धन अ, और यहाँ पे अ स्वर है, आ स्वर है, इसलिए स्वर संधि। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि सर कहीं पर आ लगा रहे हैं, कहीं पे अ लगा रही है, इसलिए भी है कि ये जो अक्षर हैं, ये जो शब्द बन रहे हैं आपके, ये जो है ये सार्थक होने चाहिए, इनका अर्थ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जो है पहले नियम को फॉलो करता और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाता, अलय लिखता, तो अलय का कोई अर्थ नहीं, अध लिखता तो कोई अर्थ नहीं, आत्मा लिखता तो कोई अर्थ नहीं। इस तरह से सार्थक शब्द बनाने के लिए कहीं पर पहले में आ की मात्रा, कहीं पर दूसरे में आ की मात्रा, कहीं पर किसी में आ की मात्रा नहीं, कहीं पर दोनों में आ की मात्रा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला है तीसरा, अगर आ है तो उसकी जगह आ धन अ। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, यहाँ पे मुझे आ मिला, तो जिस पर आ लगा है उस पर आ लगा रहने देंगे, फिर धन लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे, फिर बचा हुआ। तो यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे आ था तो उतना पूरा लिख दिया, उसके बाद विग्रह का चिन्ह लिखा, फिर अ लिखा, फिर बचा हुआ लिखा। या लगा है, या का मतलब हुआ विग्रह के पहले या अक्षर आया है। ध्यान रखिए हमें विग्रह के पहले वाला और बाद वाला ही अक्षर देखना है, बाकी से मतलब नहीं। बाकी से इतना मतलब है कि दोनों जो शब्द हैं उनका कोई अर्थ होना चाहिए। या का मतलब हुआ या धन आ, और विग्रह के का चिन्ह लगा, उसके बाद विग्रह के बाद है आ देखेंगे तो स्वर है और अ देखेंगे स्वर है, दोनों तरफ स्वर, इसलिए स्वर संधि। इसी तरह रेखांकित, रेखांकित, यहाँ पे रुक रहे हैं तो जहाँ पे आ की मात्रा लगी है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, विग्रह के पहले हमने लिख दिया रेखा। अब उसके बाद अ लिखेंगे, ऊपर चूंकि अ के अनुस्वार है तो हमने डॉट लगा दिया, बिंदी लगा दी, और उसके बाद बचा हुआ लिख दिया। तो एक भाग बना रेखा, दूसरा बना अंकित। खा मतलब ख धन आ, विग्रह के पहले आ गया आ, विग्रह के बाद आया अन, आ और अन दोनों स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि। तीसरा है आशातीत। तो आशातीत दो भाग बन रहे हैं, आशा एक बन रहा है, दूसरा जो है वो वहाँ पे तीत बन रहा है। आशा में यहाँ पे हमारा आ मिल गया तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे, हमने लिखा आशा। दूसरा जो है विग्रह का चिन्ह लगाया, फिर अ लिखा, फिर जो बचा हुआ था उसको लिख दिया। तो एक भाग बना आशा, दूसरा बना अतीत। आशा मतलब उम्मीद, अतीत मतलब होता है भविष्य, भविष्य से उम्मीद जो है उसे हम आशातीत कहते हैं। शा मतलब श धन आ और विग्रह का चिन्ह, विग्रह के बाद अ, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्वर है, इस कारण स्वर संधि हुआ। आ की श्रेणी में चौथा उदाहरण है कि पढ़ते समय जहाँ पर पढ़ते समय हम रुकेंगे वहाँ पर अगर आ की मात्रा है तो उसकी जगह पर जिस अक्षर पर आ की मात्रा है उस पर हम आ की मात्रा लगी रहने देंगे। उसके बाद में उतना भाग एक साथ लिख देंगे, फिर विग्रह का चिन्ह लिख देंगे और फिर आ लिखकर जो बचा हुआ शब्द होगा वह लिखेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे महात्मा, महात्मा पढ़ते हैं, यहाँ पर हम रुकते हैं, आ की मात्रा भी लगी हुई है। अब इतना भाग यह कहता है जिस पर आ की मात्रा लगी है
वहाँ पर आप ध्यान दें, वहीं पर विग्रह का चिन्ह होगा। यहाँ पर हमने आ की मात्रा विग्रह के पहले लगे रहने दिया, इसको लिख दिया महा। अब इसके बाद ये कहता है विग्रह का चिन्ह लिखो, लिखा। इसके बाद कहता है कि आ लिखिए, हमने लिखा। उसके बाद बचा हुआ भाग तो वह है आधा त और माँ, वह लिख दिया। एक भाग बना महा और दूसरा बना आत्मा। महा मतलब श्रेष्ठ, उत्तम, आत्मा मतलब आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे विग्रह के पहले हा आया, हा मतलब ख धन आ, और विग्रह के बाद आ आया। तो यहाँ विग्रह के पहले आ की मात्रा दिख रही, विग्रह के बाद आ, दोनों स्वर हैं इसलिए स्वर संधि हो गई। इसी तरह से है आपका अगला है विद्यालय। आप देखेंगे तो पाएंगे अगला है विद्यालय। विद्यालय में इसको पढ़ रहे हैं तो विद्यालय, यहाँ पे आप रुक रहे हैं तो जिस पर आ की मात्रा लगी है उसको लगे हुए लिख देना है, हमने लिख दिया विद्या। फिर विग्रह का चिन्ह लगाना है, लगाया। आ लिख देना है, लिखा। बाद में बचा हुआ लिख देना है, वह लिख दिया। एक भाग बना विद्या, दूसरा बना आलय। तो यहाँ पर या का अर्थ हुआ य धन आ, और फिर विग्रह का चिन्ह, और यहाँ विग्रह के बाद का दूसरा अक्षर वह लिया। विग्रह के पहले का अक्षर, विग्रह के बाद का अक्षर। विग्रह के पहले हमें आ मिला, विग्रह के बाद आ मिला, दोनों स्वर हैं इसलिए स्वर संधि। तीसरा क्षुधातुर। क्षुधातुर, क्षुधातुर, यहाँ रुक रहे हैं। एक तो यहाँ पे आ की मात्रा भी लगी है, तो उतना भाग जिस पे आ की मात्रा लगी है सबसे पहले लिख देंगे, हमने लिख दिया क्षुधा। इसके बाद विग्रह का चिन्ह लिख दिया, फिर आ लिख दिया, फिर बचा हुआ लिख दिया, तुर आ गया। एक भाग बना क्षुधा, दूसरा हुआ आतुर। क्षुधा का अर्थ है भूख, आतुर का अर्थ होता है व्याकुल। भूख से व्याकुल को हम कहते हैं क्षुधातुर। धा विग्रह के पहले का अक्षर है धा, विग्रह के बाद है आ। तो धा का अर्थ हुआ ध धन आ, और यहाँ पे आ है ही। विग्रह के पहले आ स्वर है, विग्रह के बाद आ स्वर है, इस कारण यहाँ पे स्वर संधि हो गई। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।